देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। लैपटॉप स्लो चलता। ठीक है, देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने A17 जो है स्टार्ट किया था और कंप्लीट भी कर लिया था एस पूरा, और उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 ये दो किया था। ठीक है, अभी बाकी हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, तो देखते हैं। रुको, थोड़ा स्लो चल रहा है इस वजह से। हम्म हम्म, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन नंबर उसके बाद 9 हम लोगों ने किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो 10 में क्या बोला है? आइडेंटिफाई करना है कौन सा हम लोग का रिपोर्टेबल सेगमेंट है। ये देखो 10 का जो क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। ठीक है, तो रिपोर्टेबल सेगमेंट है कि नहीं, इसे कैसे आइडेंटिफाई करना होता है? तीन क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम लोग क्राइटेरिया देखेंगे। एक होता है रेवेन्यू वाला, एक होता है एसेट वाला, और एक क्या था, एक एसेट था, एक रेवेन्यू, और एक हम लोग का तीन क्राइटेरिया था। ये देखो तीन क्राइटेरिया लिखा था हम लोगों ने। यहाँ पर लिखा है ये वाला, ABC, एसेट, रेवेन्यू, और जो है प्रॉफिट या लॉस जो भी निकल के आ रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन सा क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। ये देखा जाए तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस दे रखा है तो उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट लॉस वाला क्या सिस्टम था? इट्स रिजल्ट, मतलब जो भी हम लोग का क्या बोलते हैं उसे, जो भी हम लोग का डिपार्टमेंट होगा या फिर सेगमेंट होगा, उसका प्रॉफिट और लॉस ग्रेटर होना चाहिए एब्सोल्यूट अमाउंट में। किसके हिसाब से? 10% ऑफ द कंबाइंड रिजल्ट विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट। ठीक है, तो 9th नंबर जैसा हुआ था सेम तरीके से ये 10th नंबर वाला भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे किए थे 9th नंबर, वैसे ही 10th नंबर वाला भी कर लेंगे। ये देखो यहाँ पर जैसे किया था। तो चलो 10th नंबर वाले में पहले निकालते हैं टोटल ऑफ प्रॉफिट और टोटल ऑफ, देखो यहाँ पर भी ना लॉस भी है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस दोनों का टोटल करेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू जो ज्यादा है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। टोटल ऑफ प्रॉफिट 780, 1500, 6000, कितना आ जाएगा? 7000 और ये 1200, मतलब 8000, टू 8280। एट्टी इतना करोड़। ठीक है, और टोटल ऑफ लॉस, टोटल ऑफ लॉस है 2300 और 4500, 2300 और 4500, तो ये हो जाएगा 4 2 6 800 करोड़। ठीक है, ये सारा डेटा देखो करोड़ में है, इसलिए मैंने करोड़ लिख दिया है। ठीक है, अच्छा अब एब्सोल्यूट वैल्यू में कौन सा ज्यादा है वो देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं हायर फिगर, हायर इन, ऐसे लिख देते हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट।
8280 और 680 में 6800, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट फिगर देखना है, कौन सा नेगेटिव है पॉजिटिव है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 8280 हम लोग का हायर हुआ है। अब निकालना है 10% ऑफ 8280 करोड़, ठीक है। रूल्स के हिसाब से, जो रूल्स है कंबाइन वाला जो होगा उसमें एब्सोल्यूट जो होगा फिगर हायर वो लेना पड़ेगा, तो इसका 10% मतलब 828 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। इसका 10% मतलब 828 करोड़ हो गया। अब हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा इंडिविजुअली सभी के साथ। तो रूल्स क्या है, रूल्स ऐसे है, लिख देते हैं। इट्स रिजल्ट विच एवर इज, इट्स रिजल्ट विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ combined result whichever is greater in absolute amount। ये है रूल्स, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक सेगमेंट का चेक करते हैं। पहले ए, बी, सी, अच्छा ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर पेज, ठीक है। देखते हैं 780, 1500, 2300, 780, 1500, 2300 ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट 828 हो रहा है। ग्रेटर इक्वल टू 828 अगर है तो, ग्रेटर इक्वल टू 828 अगर है तो रिपोर्टेबल होगा। तो देखा जाए तो ये पहला वाला हम लोग का हो गया नॉट रिपोर्टेबल, क्योंकि ग्रेटर नहीं है, ठीक है। और ये हो गया रिपोर्टेबल, ये भी रिपोर्टेबल, और ये तीन देखते हैं। 4500 और 6000, 4500 और 6000, ई तक ही है, मैंने गलती से एक लिख दिया। ये भी रिपोर्टेबल हो जाएगा, रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल, ठीक है। यही पूछा था, मतलब एक्सेप्ट ए सभी रिपोर्टेबल है, ए के अलावा सी डी बी सी डी ई सभी रिपोर्टेबल है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे करके इन्होंने किया हुआ है, एक बार दिखा देते हैं। देखो, पहले लिखना पड़ेगा, ये ऑब्वियस सा बात है कि प्रोविजंस हमें लिखना पड़ेगा, ऐसे ही सिर्फ करके आने से नहीं होगा, ये हम बार बार बोल दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बोला है in compliance with AS 17 the segment profit or loss of respective segment will be compared with greater of the following। तो बोल रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस 17 के साथ एट पर होने के लिए सेगमेंट प्रॉफिट या लॉस को, जैसे सेगमेंट क्या क्या था ए बी सी डी ई, उसे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा ग्रेटर ऑफ द फॉलोइंग। कंपेयर किया, उसके बाद आंसर ये आया ए बी ई, जो है ऑल सेगमेंट इन प्रॉफिट, प्रॉफिट वाला सेगमेंट है ए बी ई, टोटल प्रॉफिट 8280, और ऑल सेगमेंट लॉसेस जो सी डी जिसमें है 6800, ग्रेटर हो गया 8280। बेस्ड ऑन द अबव रिपोर्टेबल सेगमेंट विल बी डिटरमाइन एज फॉलोज। तो इन्होंने कैसे करके रिपोर्टेबल सेगमेंट डिटरमाइन किया, प्रॉफिट या लॉस लिख लिया है, पहले सेगमेंट लिख दिया, फिर यहाँ पर देखो ये नो, बाकी आंसर हमारा मैच हो गया, बट इनका करने का तरीका जो है ना वो थोड़ा सा अलग किया है यहाँ पर। ये वाला भी कर सकते हो, मैंने जो बोला वो वाला भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके पहले जो 9th नंबर था वो तो उन्होंने वैसे ही किया जैसे मैंने किया है, और ये वाला कैसे किया है वो हम एक बार बता देते हैं। अगर कोई ये वाला करना चाहे तो भी कर सकता है। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर
जो एब्सोल्यूट प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ 8280, मतलब कैसे निकाला है ना, कंपैरिजन कैसे किया है इन लोगों ने। जो एब्सोल्यूट प्रॉफिट है उसे 8280 के परसेंटेज के हिसाब से निकाला है, क्योंकि हम लोग का जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो क्या होना चाहिए, वो 10%। 8280 का 10% कितना होता है, 828 से ज्यादा होना चाहिए, तो इन्होंने इसी का परसेंटेज निकाल दिया। ये कैसे निकला है ये देखो, ये जो प्रॉफिट है ये है 780 ए सेगमेंट का, ठीक है। और कितने में हमें चेक करना है, आउट ऑफ 8280 इसका परसेंटेज कितना है, तो आउट ऑफ 8280 अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 9% निकलना चाहिए। देखते हैं कितना निकल के आ रहा है। थोड़ा स्लो हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। अरे 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 अरे, अपने आप जा रहा है आगे। 7 8 0 डिवाइडेड बाई 8280 इंटू 100। लैपटॉप में ये क्या हो गया है पता नहीं, ठीक से हो ही नहीं रहा है। कितना आ रहा है देखो, 780। ये बहुत देरी देरी में होगा, कुछ अपडेट होगा 9 शायद। 9 पॉइंट समथिंग ना की, क्योंकि 9% ही আসছে। 2 কত, 9.42। 9.42 ठीक है। अच्छा ये वाला देखो, ये दूसरा वाला, उसको कैसे निकालोगे, 1500 डिवाइडेड बाई 8280 इंटू 100, ये भी चेक करो। तो 18 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। 18.11 18.11, ठीक है, तो ये 18% लिया है, ठीक है। इस तरीके से ये वाला भी एक बार चेक कर लो, 2300 डिवाइडेड बाई 8280 इंटू 100। 27.77 हाँ तो फिर उसको 28 कर दिया, 27.77 को। उसके बाद 54% वाला भी निकाल के देख लो। 54, 54.34 54.34, और लास्ट वाला, तो उसको 54% लिया, ठीक है। लास्ट वाला 72 समथिंग होगा, या 71 70 समथिंग। हाँ बोलो। 72.46 46, ठीक है। तो देखो ये क्योंकि पॉइंट के बाद 5 नहीं था, तो इसे 9 लिया गया, इसे 18 लिया गया, इसे 28 कर दिया, इसे इस तरीके से। अब कंपेयर, मतलब इसके हिसाब से आंसर कैसे हुआ कि ये नो, ये ऐसे, क्योंकि रिजल्ट का 10% जो है होना चाहिए, ठीक है, मतलब परसेंटेज के साथ कंपेयर किया है तो 10%, ठीक है। कंबाइंड रिजल्ट का 10% करेंगे तो 8 to 8 आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर इन्होंने वैल्यू के हिसाब से कंपेयर नहीं किया, तो जो भी परसेंटेज मोर देन 10% आया है वही रिपोर्टेबल है। जो लेस देन 10% आया है वो तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा, तो इसीलिए वो नॉट रिपोर्टेबल है। छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, हम लोगों ने जैसे सीखा है वैसा कर लेंगे, लेकिन यहाँ किया हुआ था तो मैंने एक बार दिखा दिया। एक ही बात है, दोनों से ही सेम तरीके का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसा करना चाहे हम लोग कर सकते हैं। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट, 11 वाला, ठीक है। 11 वाला देखो, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि हेवी गुड्स लिमिटेड है 6 सेगमेंट, नेमली एल से लेके क्यू तक, ठीक है। तो LMNOP Q, ठीक है, इतना सारा सेगमेंट है। टोटल रेवेन्यू इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो इंटरनल एक्सटर्नल लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था। इंटरनल का मतलब होता है जब सेगमेंट आपस में सेल परचेस करते हैं, और एक्सटर्नल का मतलब होता है जब बाहर के कस्टमर को बेच रहे हैं हम लोग बाहर, मतलब मतलब कस्टमर को जब बाहर जो है उनको बेच रहे हैं, मतलब सेगमेंट के अलावा अगर जो सेल हो रहा है तो वो एक्सटर्नल सेल कहलाता है, ठीक है। तो अब बोल रहा है प्रॉफिट और लॉस एंड एसेट्स आर सेट बिलो, तो इनका रेवेन्यू भी दे दिया है, प्रॉफिट भी दे दिया, प्रॉफिट लॉस भी दे दिया है, और एसेट भी दे दिया है। इसका मतलब हम लोगों को शायद हो सकता है तीनों ही टेस्ट करके बताना हो कि सेगमेंट रिपोर्टेबल है कि नहीं। बाकी पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज हेवी गुड्स लिमिटेड एज पर क्राइटेरिया डिफाइंड इन AS17, तो AS17 में जो भी क्राइटेरिया उसके हिसाब से हमें बताना है कि ये जो सेगमेंट है
इसका एडवाइस देना है, ठीक है, मतलब बेसिकली बोला नहीं है कि रिपोर्टेबल है नहीं है ये बताओ, तो एडवाइस किस चीज का देना है, यही रिपोर्टेबल है कि नहीं यही बताने का एडवाइस देना है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग, क्योंकि हमें हर तरीके का जो है ऑप्शंस दिया हुआ, रेवेन्यूज भी दिया, प्रॉफिट लॉस और एसेट, तो हम लोग तीनों तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। तो चलो चेक करके देखते हैं, पहले 11th नंबर। थोड़ा फास्ट हुआ है अभी लैपटॉप, चलो तो सबसे पहले टोटल इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल्स पहले हम लोग निकाल लेते हैं, रेवेन्यू के हिसाब से निकाल रहे, ठीक है। तो सभी सेगमेंट का एल से लेके क्यू तक का इंटरनल और एक्सटर्नल सेल, एल एम एन ओ पी और क्यू, ठीक है। तो इसमें कितना है, 4200 प्लस 12300, तो सेल टोटल 4200 और 12300, फिर 3500 प्लस, पहले इधर का लिख लेते हैं, 1000 0 500 1200, 1000 0 500 1200, 12300 7750 3500 7750 3500 5250 5500, और लास्ट वाला है 1050, टोटल 16500। ये कितना हो जाएगा, सात तीन हजार, मतलब 10,000 10,000 और ये 1200, मतलब 11,250। अच्छा ये हो जाएगा 4500, 5250, 6000, 13,000, 1200 है, ठीक है, तो 13,000 कैसे होगा, 2250, 2250, ठीक है। अच्छा अब टोटल करना पड़ेगा, फिर उसका 10% निकालना पड़ेगा, तो टोटल निकालना पड़ेगा 10% ऑफ टोटल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कितना हो रहा है, टोटल निकालो। 5750। 45,750, इसका 10% कर लेते हैं, 45,750 का 10%, 4575। अच्छा अब चेक करेंगे रिपोर्टेबल होगा कि नहीं, तो सेल के हिसाब से क्या था, वही सेम रूल्स था सभी में, देखो 10% वाला रूल्स हम दिखा देते हैं, ये देखो रेवेन्यू में क्या था, इट्स रेवेन्यू मतलब सेगमेंट का रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर एंड इंटरनल कस्टमर, इसीलिए दोनों का टोटल 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट, ठीक है। तो 10% ऑफ ऑल सेगमेंट कर लिया, अब इंडिविजुअली उससे ज्यादा होना चाहिए, तो देखते हैं एल का इंडिविजुअली कितना है, एल का इंडिविजुअल सेल है 16500, क्या 16500 ग्रेटर देन इक्वल 4575 है, हाँ है, तो ये हो जाएगा रिपोर्टेबल, इस तरीके से, ठीक है। एल के बाद सेम तरीके से एम का चेक करना है, करते जाओ, एल एम एन इस तरीके से लिख के, एम एन ओ पी क्यू ग्रेटर इक्वल टू 4575, ग्रेटर इक्वल 4575, ग्रेटर इक्वल 4575, ग्रेटर इक्वल 4575, ग्रेटर इक्वल 4575। अच्छा और बाकी इधर देखते हैं, 11 to 50 4500, 11 to 50 5250, 6000, 2250,
2250, ठीक है। तो पहला वाला रिपोर्टेबल हो गया, ग्रेटर है, ये भी रिपोर्टेबल हो जाएगा। 45 ये नॉट रिपोर्टेबल, ठीक है, ये नॉट रिपोर्टेबल। अच्छा, इसके बाद रिपोर्टेबल, इसके बाद ये भी, ये नॉट रिपोर्टेबल, ये हाँ रिपोर्टेबल है, 6000 है तो। और ये भी ये नॉट रिपोर्टेबल होगा, नॉट रिपोर्टेबल, ठीक है। तो ये हो गया आंसर पहले वाले के हिसाब से, मतलब रेवेन्यू के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को प्रॉफिट के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखेंगे तो प्रॉफिट ये रहा, ठीक है। तो प्रॉफिट 3000, 1500, 900 और 600, और लॉस हो जाएगा 1500 और 750। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल प्रॉफिट 3500, 3000, 1500, 900, 3000, 1500, 900, 600, 600। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 1500, 1500 और 1500, 3000, 3000 और 3000, 6000। और टोटल लॉस, ये ऊपर लिखते जगह है, टोटल लॉस। तो टोटल लॉस है हम लोग का 1500 और 750। एब्सोल्यूट फिगर में देखना है, 1500 और 750, तो ये हो जाएगा 2250, ठीक है। तो हायर कौन सा हो रहा है, हायर एब्सोल्यूट फिगर में 6000, ठीक है। अब इसका 10% निकालना है, 10% ऑफ 6000, तो कितना आ जाएगा, मैंने और लिखा कुछ नहीं, 600। अब चेक करना पड़ेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू इट, मतलब सेगमेंट्स इंडिविजुअली क्या है। तो रूल्स ये है, इट्स रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, रूल्स ये होता है इट्स रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट। एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। तो इंडिविजुअली क्या है, एल का है आई थिंक 3000, 3000, 1500, 1500, 3000, 1500, 1500, 750, 900, 750, 900, 600, 750, 900, 600, greater equal to, 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 greater equal to 600, 600, 600, 600, 600, 600। तो सभी ग्रेटर इक्वल टू है, तो सभी सेगमेंट रिपोर्टेबल हो गए, रिपोर्टेबल, 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 ठीक है, क्योंकि ये क्राइटेरिया सभी में फुलफिल हो गया। अच्छा, और एक किस तरीके से हमें चेक करना है, एसेट का, ठीक है, एसेट भी दे दिया है। तो टोटल एसेट तो हमें दे ही दिया है, 1,02,750, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, इट्स रिजल्ट, रूल्स ये है एसेट वाले केस में, इट्स रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टोटल एसेट ऑफ ऑल सेगमेंट। तो चेक करते हैं, 10% मतलब कितना हो जाएगा, 10% ऑफ, ये दिया हुआ यहाँ से देख देख के लिख ले, 1,02,750, 1,02,750। तो ये कितना आ जाएगा, 1,02,750, 1,02,750। तो इंडिविजुअली एसेट जो है वो ग्रेटर, तो एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। 37,523, 250, 15,750, 10,500।
फिर से 10,500, 5250। ग्रेटर इक्वल टू 10,275 होना चाहिए। अच्छा तो बोलो कौन सा रिपोर्टेबल है कौन सा नहीं है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड रिपोर्टेबल। কোনটা বললে আরেকবার বলো। LMN তিনটে রিপোর্টেবল। আর তারপরের গুলো নট রিপোর্টেবল। কেন? LMN তিনটে রিপোর্টেবল এটা ঠিক, পরের গুলো রিপোর্টেবল নয় কেন? আমার তো সেগমেন্টের ভ্যালু বড় হওয়া উচিত টোটালের থেকে। তো এটা তো 10,500, এটা 10,275। হ্যাঁ 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 রিপোর্টেবল। এটাও তো रिपोर्टेबल। और ये लास्ट वाला, नॉट रिपोर्टेबल। ये नॉट रिपोर्टेबल है, ये सही है, बाकी सभी रिपोर्टेबल आ रहा है। देखो चलो एक बार देख लेते हैं कैसे करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 ये वाला, ठीक है। ये देखो इन्होंने टेस्ट का नाम दे दिया जैसे रेवेन्यू टेस्ट, तो रेवेन्यू टेस्ट में क्या करना है, कंबाइन करना है टोटल एसेट ऑफ ऑल सेगमेंट। तो इसमें आंसर आ रहा है 4,575। तो ये था रेवेन्यू टेस्ट। तो हम लोगों ने कैसे लिखा है, वैसे फॉर्मेट तो मैंने कुछ लिया है नहीं। ये रहा, ठीक है। टोटल रेवेन्यू आ गया 4,575 हम लोग का भी। फिर टेस्ट किया गया। अच्छा यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया। फिर प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट का क्राइटेरिया लिखा है कि कंबाइंड प्रॉफिट 6,000 एंड कंबाइंड रिपोर्टेड लॉस 2,250, हेंस 10% ऑफ 6,000 होगा। मतलब ये रहा कंबाइंड प्रॉफिट 6,000 और ये कंबाइंड लॉस तो एब्सोल्यूट फिगर में जो ज्यादा है 10% उसका निकाला तो 600 हो गया। फिर इसके बाद एसेट का कर लिया, कंबाइंड एसेट दिया हुआ था 1,02,750, उसका 10% कर लिया। अब कैसे करके निकाला है, यहाँ पर रिपोर्टेबल कर दिया है। देखो रिपोर्टेबल सेगमेंट जो है रेवेन्यू के हिसाब से LMOP, चलो हम लोग अपना देखते हैं जैसे हम लोगों ने किया रिपोर्टेबल LMOP। तो ये रहा, एल में देखो रिपोर्टेबल लिखा है, एम में रिपोर्टेबल, ओ एम, रिपोर्टेबल के नीचे रिपोर्टेबल रिपोर्टेबल, ठीक है। बाकी सब जो है और पी, ठीक है। तो ये देखो LMOP ये रिपोर्टेबल पहले वाले सिस्टम मतलब जो रेवेन्यू वाला है। फिर उसके बाद प्रॉफिट के हिसाब से LMNOPQ, तो प्रॉफिट वाले हिसाब से LMN सारा रिपोर्टेबल LMNOPQ, ठीक है। और इसमें सारा रिपोर्टेबल एक्सेप्ट Q। तो ये देखो, और इन्होंने जो है वो परसेंटेज करके निकाला, बट मुझे लगता है हम लोग जो कर रहे हैं वो आसान है। ये उसी तरीके से वो परसेंटेज करके निकाला। फिर यहाँ एक कंक्लूजन, तो ये लिखने का पैटर्न देख लो क्या करना है, रूल्स वही फॉलो करना। सेगमेंट LMO एंड P क्लियरली satisfies the revenue and asset test and they are separated सेपरेट रिपोर्टेबल सेगमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर कंबाइन करके लिख दिया है कि रेवेन्यू और एसेट दोनों टेस्ट LMOP पास किया है, तो ये लोग जो है रिपोर्टेबल सेगमेंट है। ये दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से सेगमेंट एंड डज नॉट सेटिस्फाइज द रेवेन्यू टेस्ट बट इट डज सेटिस्फाई द एसेट टेस्ट एंड इट इज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो एन के बारे में बोला है कि इसने जो है रेवेन्यू टेस्ट तो सेटिस्फाई नहीं किया बट ये एसेट टेस्ट सेटिस्फाई कर लिया है। तो कोई भी एक सेटिस्फाई करने से होगा, क्योंकि जब देखोगे मैंने रूल्स लिखवा है और करके, इसीलिए अगर कोई भी सेगमेंट तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो वो हम लोग का रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। फिर सेगमेंट क्यू डज नॉट सेटिस्फाई द रेवेन्यू और द एसेट टेस्ट बट इट डज सेटिस्फाई द प्रॉफिट टेस्ट, देयरफॉर सेगमेंट क्यू इज ऑल्सो रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो क्यू जो है रेवेन्यू और एसेट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं किया बट प्रॉफिट टेस्ट को किया है, ठीक है। फिर इसका मतलब हेंस ये सभी सेगमेंट रिपोर्टेबल है, क्योंकि किसी भी एक तरीके से रिपोर्टेबल होने से ही रिपोर्टेबल माना जाएगा। अगर देखा जाए तो ये देखो हम दिखा देते हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने और करके लिखा था। मतलब कोई भी सेगमेंट को रिपोर्टेबल होने के लिए या तो क्राइटेरिया रेवेन्यू वाला या फिर क्राइटेरिया जो है एसेट वाला या PL वाला फॉलो करने से ही, मतलब अगर वो फॉलो कर पा रहा है तो फिर वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। अगर तीनों में से कुछ भी नहीं फॉलो करेगा तो वो रिपोर्टेबल नहीं होगा। तो एक कंक्लूजन अच्छे से
हमें लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आंसर इस तरीके से देना पड़ेगा ना, सिर्फ हम लोग ये जो है कैलकुलेशन करके आने से नहीं होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब कौन सा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद 12 करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है देखो, कैलकुलेट द सेगमेंट रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से हमें सेगमेंट रिजल्ट कैलकुलेट करके देना है, ये सारा चीज दिया हुआ है। तो बेसिकली हमें क्या करना है ना, इसका प्रेजेंटेशन दिखाना है कि कैसे होगा, क्योंकि देखो सब दिया हुआ है कि रेवेन्यू कितना है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, एंटरप्राइज का रेवेन्यू कितना है, एलोकेट कैसे करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन ऑल अदर सेगमेंट, ट्रांजैक्शन फ्रॉम बी सी ए, ठीक है। तो 3 सेगमेंट है, तीनों सेगमेंट का अलग अलग डिटेल्स दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंटरप्राइज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट, सारे दिए हुए हैं। हम लोग को बता के क्या देना है, बोलना है कि सेगमेंट रिजल्ट, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है हर एक सेगमेंट का, तो बस इसका प्रेजेंटेशन करके दिखाना है। तो वो देखो कि प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सेगमेंट ए बी सी टोटल। अच्छा, सबसे पहले सेल्स माइनस कॉस्ट करने से ही हमारा जो है प्रॉफिट या रिजल्ट आ जाएगा। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू, तो जो रेवेन्यू हम लोग बोल सकते हैं कि सेगमेंट वाइज इतना इतना है, इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फाइव लैख, 3 लाख, 1 लाख, 9 लाख, ठीक है। फिर इसके बाद एंटरप्राइज रेवेन्यू, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इतना है, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे जनरेट किया होगा, सेगमेंट से ही तो जनरेट हुआ है, तो पूरा 1,10,000 दिख रहा है, वो कैसे एलोकेट होगा वो मैं बता दिया, तो हम लोग एलोकेट कर देंगे 1,10,000 को 5:4:2 में। तो एंटरप्राइज रेवेन्यू जो कि एलोकेबल है, एंटरप्राइज रेवेन्यू 5:4:2 में एलोकेट हो जाएगा, जो कि 1,10,000 है। तो कितना करके आ रहा है, तो 4 2 6, 6 और 5 11, 11 डिवाइड हो जाने से 10,000, मतलब 50 40 और 20,000, 50 40 और 20,000, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट, ठीक है। तो मतलब एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के साथ जो ट्रांजैक्शन किया है या सेल किया, उसमें कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो हम इसको लिख देते हैं इंटर सेगमेंट रेवेन्यू बोल के, ठीक है। इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, ठीक है। तो कितने तरीके का रेवेन्यू हमें मिला, एक तो जो डायरेक्टली सेगमेंट वाइज पता चला, फिर टोटल एंटरप्राइज का जिसमें सेगमेंट वाइज कितना जाएगा, और इंटर सेगमेंट रेवेन्यू। अब इंटर सेगमेंट रेवेन्यू देखो, फ्रॉम बी सी और ए, तो ऐसे लिख लेते हैं फ्रॉम बी सी ए, फ्रॉम बी, फ्रॉम सी और फ्रॉम ए, ठीक है, बी सी ए। तो देखो बी किसको सेल कर सकता है, ए या सी को, खुद को तो करेगा नहीं, तो 1,50,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,50,000। सी ए को करेगा, देखो 10,000 था, ये देखो 10,000, 50,000, 60,000। और ए 25 और 1 लाख, 1,25,000, ठीक है। तो ये सब रेवेन्यू ही था और कुछ नहीं था। देखो इसके बाद नीचे जो देखोगे एक्सपेंसेस है, दिखाते।
ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एंटरप्राइज एक्सपेंस, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांजैक्शन विथ अदर सेगमेंट। तो ये हो गया टोटल रेवेन्यू, इसका टोटल निकाल लेंगे। टोटल करो, टोटल सेगमेंट रेवेन्यू। 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख 60, 3 लाख 50,000, 90, 4 लाख 15, 1 लाख 2 लाख, 2 लाख 70। ये कितना आ रहा है? 13,45,000। 1345। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये दिया हुआ है 3 लाख, 1 लाख 50, 75, 5 लाख 25, 3 लाख, 1 लाख 50, 75 और 5 लाख 25,000। फिर एंटरप्राइज एक्सपेंसेस 5:4:2, 77,000। एंटरप्राइज एक्सपेंस 5:4:2, 77,000। 11 से डिवाइड हो जाएगा तो 7, 7, 5, 35,000, 28,000, 14,000। फिर है इंटर सेगमेंट एक्सपेंस, इंटर सेगमेंट एक्सपेंस फ्रॉम बी, फ्रॉम सी, फ्रॉम ए, फ्रॉम बी, फ्रॉम सी, फ्रॉम ए। तो बी का देखते हैं, 75 और 30। तो बी का खर्चा ए और सी के लिए आएगा, क्योंकि उन दोनों को ही उसने सेंड किया है, तो जिसको सेंड करेगा उसके अगेंस्ट में ही खर्चा होगा। जैसे हम किसी भी डेटर को बेचेंगे तो मेरा बेचने का खर्चा उस डेटर के लिए ही होगा ना, इसीलिए खर्चा ऐसे दिख रहा है। 1,05,000। फिर सी 6,000, 40,000। 18 और 82, 1 लाख। सेगमेंट रिजल्ट ए माइनस बी। एक्सपेंसेस कितना आ रहा है? 30,000 और ये 70 और 30, 3 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 10 और 6, 16, 4 लाख 16,000। अच्छा, 1 लाख 50, 28, 40 और 18 कितना आएगा? 2,36,000। अच्छा, इसके बाद वाला 2,01,000। 8,53,000। अच्छा,
और माइनस करने से जो रिजल्ट आएगा 6,60,000 माइनस 4,16,000, एक्सपेंस और प्रॉफिट का डिफरेंस, सॉरी एक्सपेंस और प्रॉफिट बोल रहे हैं, इनकम और एक्सपेंसेस का डिफरेंस। 2,44,000। पहला वाला 2,44,000, उसके बाद 3 0, 1,79,000। तो इसके बाद 69,000। 4,92,000। 4,92,000। तो बस यही प्रेजेंटेशन करना है और कुछ नहीं, ठीक है। ये वैसा कुछ मुश्किल वाला बात नहीं है, एक बार दिखा देते हैं इन्होंने कैसे किया है। हाँ जी। हम्म ये रहा कंप्यूटेशन ऑफ सेगमेंट रिजल्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एंटरप्राइज रेवेन्यू, ठीक है। हाँ, एक चीज लिखना पड़ेगा ऊपर की कंप्यूटेशन ऑफ सेगमेंट रिजल्ट, ठीक है, वो लिखा नहीं, या फिर कैलकुलेशन जो भी लिखो लिखना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ सेगमेंट रिजल्ट, ठीक है। तो पहले वही डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू, फिर एंटरप्राइज रेवेन्यू, फिर उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट, मैंने उसको सेगमेंट ट्रांजैक्शन लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। फ्रॉम ए, फ्रॉम बी, फ्रॉम सी, जो भी था, टोटल सेगमेंट रेवेन्यू हम लोग का भी इतना आया, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंटरप्राइज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांजैक्शन विद सेगमेंट, फिर इसके बाद सेगमेंट रिजल्ट, ठीक है। तो ये बस प्रेजेंटेशन के लिए बोला है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 12 के बाद हम लोग ये 13 वाला, ठीक है। 13 वाला देखते हैं, इसमें क्या बोला है। इसमें बोल रहा है द सीनियर अकाउंटेंट ऑफ AMF लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग इट्स 5 सेगमेंट, सेगमेंट एसेट जो दिया हुआ है, सेगमेंट रिजल्ट दिया हुआ है, सेगमेंट रेवेन्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो एसेट सभी सेगमेंट का, रिजल्ट सभी सेगमेंट का, रेवेन्यू सभी सेगमेंट का। द सीनियर अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेगमेंट पी अलोन शुड बी रिपोर्टेड, बोल रहा है कि सिर्फ पी ही रिपोर्टेड है। इज ही जस्टिफाइड इन हिज व्यू, क्या उनका व्यू मतलब सोच ठीक है। एग्जामिन हिज ओपिनियन इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, तो हमें बताना है कि उनका कहना सही है कि नहीं, तो फिर सभी तरीके से हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं, ये भी उसी तरीके से होगा अब तक जैसा करते हुए आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो कैसे करके करेंगे। एक एक करके चेक करना पड़ेगा, हम ऐसे ही शॉर्ट में करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, फिर मैच कर लेंगे। तो पहले अगर हम लोग ये एसेट के हिसाब से जाए तो टोटल 10% ऑफ टोटल एसेट, तो इट्स और लिख नहीं रहे, लिखने से टाइम चला जाएगा बेकार में, पता तो चल ही गया है। 10% ऑफ कितना करना पड़ेगा, 10% ऑफ 160, तो कितना आ जाएगा 160, क्या क्रॉस क्रॉस हो जा रहा है। 10% ऑफ 160 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब चेक करने के लिए क्या करना है, पी से लेके PQRST चेक करना है, PQRST इंडिविजुअली एसेट्स को चेक करना है ग्रेटर देन, तो 80 30 20 20 10, 80 30 20 20 10 ग्रेटर इक्वल टू रिपोर्टेबल, 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 नॉट रिपोर्टेबल। तो सभी रिपोर्टेबल हो गया एक्सेप्ट जो है हम लोग का P, ठीक है। ये हो गया एसेट वाले के हिसाब से, ठीक है। अब बाकी भी चेक कर लेते हैं।
एसेट के बाद है रिजल्ट, तो रिजल्ट में हायर देखना है, तो प्रॉफिट है 10 10 30, तो टोटल प्रॉफिट 10 10 30, टोटल लॉस, टोटल लॉस है 190 10, 190 और 10, तो ये हो गया 200, तो हायर लेना है जो कि 200 हो जाएगा, 200 का 10% 20 हो जाएगा। अब चेक करना है P Q R S और T ग्रेटर इक्वल 20, ग्रेटर इक्वल 20, ग्रेटर इक्वल 20, ग्रेटर इक्वल 20, ग्रेटर इक्वल 20 होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। 190 10 10 10 30, 190 10 10 10 30, तो रिपोर्टेबल रिपोर्टेबल, बाकी सभी नॉट रिपोर्टेबल, नॉट रिपोर्टेबल, नॉट रिपोर्टेबल। ये हो गया मेरा प्रॉफिट वाले के हिसाब से आया। ठीक है, और इसके बाद एक ही बाकी रहता है रेवेन्यू। रेवेन्यू तो 900 का रेवेन्यू वाले केस में 900 का 10% 90, P Q R S T 620 80 60 80, 620 80 60 80, ग्रेटर इक्वल 90, ग्रेटर इक्वल 90, ग्रेटर इक्वल 90, ग्रेटर इक्वल 90, और टी का कितना है 80 60 80 60, अच्छा 80 60, ग्रेटर इक्वल 90, तो रिपोर्टेबल नॉट रिपोर्टेबल, नॉट रिपोर्टेबल, नॉट रिपोर्टेबल, नॉट रिपोर्टेबल। ठीक है, तो देखा जाए तो कौन कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है, तो कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करे तो वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। तो देखो पी क्यू आर एस ये सभी रिपोर्टेबल है अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू वाला टेस्ट, ये सॉरी ये वाला है एसेट वाला टेस्ट। ठीक है, तो पी भी रिपोर्टेबल, क्यू आर एस कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करने से ही होता है ना, तीनों में से। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ टी सेटिस्फाई नहीं किया है, क्या टी कहीं सेटिस्फाई किया है? हाँ किया है, प्रॉफिट वाले सेगमेंट में। तो देखा जाए तो सभी सेगमेंट किसी ना किसी तरीके से रिपोर्टेबल हो जा रहे हैं। अब देखते हैं इनका आंसर क्या है। देखो क्या बोला है, एज पर एज 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग ए बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड एज ए रिपोर्टेबल सेगमेंट। बोल रहा है अगर कोई सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट है या जियोग्राफिकल सेगमेंट है तो उसे कैसे सेगमेंट के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता है? इफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर एंड फ्रॉम अदर, मतलब वही तीन क्राइटेरिया को लिखा है। ट्रांजेक्शन विद अदर सेगमेंट इज 10% और मोर, तो मैंने जैसे लिखा है ना 10% ग्रेटर देन इक्वल टू, वैसे लिखने से ही होगा। If say its segment result whether profit or loss is 10% or more of the combined result of segment in profit or combined result of segment in loss, whichever is greater in absolute amount, फिर लिखा है 3 नंबर पे its segment assets are 10% or more of the total asset of all segment accordingly on the basis of the revenue from sales criteria segment P is a reportable segment। ठीक है, तो रेवेन्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो पी जो है रिपोर्टेबल सेगमेंट हुआ है, हमारा भी देख लो पी जो है रिपोर्टेबल सेगमेंट हुआ है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या बोला है पढ़ के देखते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला ना सिर्फ पी रिपोर्टेबल है। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट क्राइटेरिया, रिजल्ट मतलब जो है हम लोग का प्रॉफिट क्राइटेरिया, पी एंड टी आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। प्रॉफिट वाले में पी और टी रिपोर्टेबल सेगमेंट आ रहा है प्रॉफिट वाले में। ठीक है, प्रॉफिट वाले में ये देखो पी और टी रिपोर्टेबल आया, बाकी सब नॉट रिपोर्टेबल आया है। देखो पी और टी रिपोर्टेबल सेगमेंट सिंस देयर रिजल्ट इज एब्सोल्यूट अमाउंट इज 10% और मोर ऑफ द 200 लाख, इसीलिए वो दोनों रिपोर्टेबल आया। ऑन द बेसिस ऑफ द एसेट क्राइटेरिया ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट टी, एसेट क्राइटेरिया में टी के अलावा बाकी सारा सेगमेंट जो है वो रिपोर्टेबल है। सिंस ऑल द सेगमेंट आर कवर्ड इट इन एटलीस्ट वन ऑफ द अबव, क्योंकि वही और करके लिखाया था ना, क्योंकि सारे सेगमेंट ही किसी ना किसी क्राइटेरिया को तो वो फुलफिल कर ही रहे हैं। ऑल
सेगमेंट हैव टू बी रिपोर्टेबल, तो सारे रिपोर्टेबल हो गए, या टू बी रिपोर्टेड अपॉन इन अकॉर्डेंस विद AS 17, हेंस द ओपिनियन ऑफ चीफ अकाउंटेंट दैट ओनली सेगमेंट पी इज रिपोर्टेबल इज रॉन्ग। तो सिर्फ पी रिपोर्टेबल है ये वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनको सारा चीज फिर चेक करना चाहिए था, उन्होंने जरूर एक ही चेक किया होगा इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि सारे सेगमेंट किसी ना किसी तरीके से रिपोर्टेबल निकल के आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो हम लोग का 13 भी हो गया, यहां से देखा जाए 13 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, और इधर से 6 भी हम लोगों ने कर लिया है, बाकी में है 7 8 और कुछ इलास्ट्रेशन बाकी है, ठीक है। तो 7 8 और इलास्ट्रेशन, तो चलो 8 वाला हम लोग एक बार देख लेते हैं। 8 वाले में क्या बोला है? 8 वाले में बोला है कि पीके लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड बिजनेस सेगमेंट एज इट्स प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट, ये मैंने लिखवाया था कि बिजनेस सेगमेंट किसी का प्राइमरी हो सकता है, किसी का जियोग्राफी, ठीक है। तो जियोग्राफिकल सेगमेंट, तो इसका बिजनेस सेगमेंट जो है वो प्राइमरी है। इट हैज आइडेंटिफाइड इंडिया, यूएसए एंड यूके एज देयर जियोग्राफिकल सेगमेंट, और इसका जियोग्राफिकल सेगमेंट ये 3 है। इट सेल्स इट्स प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट विच कंस्टिट्यूट 70% ऑफ द कंपनीज सेल्स, 25% इज सोल्ड इन यूएसए एंड द बैलेंस इन सोल्ड इन यूके। अच्छा, तो फिर इनका जो मार्केट है वो बताएं, इंडिया में कितना बेचते हैं, यूके में कितना बेचते हैं और यूएसए में कितना बेचते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है is PK Limited as part of geographical secondary segment information required to disclose segment revenue from export result। बोल रहा है क्योंकि इनका सेकेंडरी है जियोग्राफिकल सेगमेंट, तो क्या इन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते मतलब इंडिया के बाहर जो बिकता है क्या उसके लिए इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वेयर सच सेल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। जहां पर ये सेल्स बोल रहा है कि उतना भी सिग्निफिकेंट नहीं है इसके हिसाब से, ठीक है, तो कि हमें बोलना चाहिए मतलब डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो डिस्क्लोज तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो रूल्स क्या लिखा हुआ था, दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि सेगमेंट प्राइमरी सेकेंडरी हुआ तो फिर डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा। ये देखो, देखो किसी का प्राइमरी फॉर्मेट बिजनेस सेगमेंट है तो फिर सेगमेंट रेवेन्यू डिस्क्लोज करना पड़ेगा, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे अदर सेगमेंट के हो साथ हो। सेगमेंट रिजल्ट, कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट, टोटल अमाउंट ऑफ सेगमेंट लाइबिलिटी, टोटल एक्सपेंस, एनी अदर सिग्निफिकेंट आइटम, सारी चीजों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इनका प्राइमरी सेगमेंट जो है वो बिजनेस है, जियोग्राफिकल नहीं है, तो जियोग्राफिकली कुछ बिक रहा है मतलब देखो ये बोल रहे हैं ना कि एक्सपोर्ट वाला डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सारे चीज डिस्क्लोज करना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी लेस सिग्निफिकेंट। वो अगर बोल वेयर सच सेल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, बोल रहा है कि ऐसा सेल जो है वो मतलब इनका सेल वैसे सिग्निफिकेंट नहीं है, तो नहीं है तो क्या हुआ, डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर मैंने डिस्क्लोजर में लिखवाया था, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 8th नंबर, ये देखो क्या आंसर दिया है, ये देखो क्या लिखा है। बोल रहा है कि एज पर A 17 इफ प्राइमरी फॉर्मेट ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर रिपोर्टिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज बिजनेस सेगमेंट, इट शुड ऑल्सो रिपोर्ट सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर बाय जियोग्राफिकल एरिया बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इट्स कस्टमर। बोल रहा है कि भले ही तुम्हारा मेन प्राइमरी सेगमेंट जो है तुम प्राइमरी फॉर्मेट यूज कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा प्राइमरी सेगमेंट जो है बिजनेस सेगमेंट है, जियोग्राफिकल सेगमेंट नहीं है, फिर भी बोल रहा है हमें सारे रिपोर्ट करने पड़ेंगे सारे सेगमेंट का रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर बाय जियोग्राफिकली मतलब अगर हम लोग जैसे यूके यूएसए में बेच रहे हैं प्रोडक्ट तो एक्सटर्नल कस्टमर को तो उसमें भी जियोग्राफिकली जो भी लोकेशन है हमारा, वहां जो भी हमारे कस्टमर है उनको हम लोग जो भी चीज बेच रहे हैं उसका हमें रिपोर्टिंग करना पड़ेगा फॉर ईच जियोग्राफिकल सेगमेंट हुज रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर इज 10% और मोर। हाँ, लेकिन हाँ एक चीज है कि
सिग्निफिकेंट है कि नहीं वो हम लोग कैसे पता करेंगे? जैसे बोला ना कि सच सेल आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो वैसे नहीं पता चलता है। हम लोग सिग्निफिकेंट तब मानेंगे, रिपोर्टेबल तब मानेंगे अगर 10% जो है वो मोर हो रहा है रेवेन्यू का, मतलब वही वाला आंसर कि सेगमेंट्स रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ द एंटरप्राइज रेवेन्यू, वो अगर होता है तो फिर हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजिंग सेकेंडरी सेगमेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो सेकेंडरी है, जियोग्राफिकली बिक रहा है, पीके लिमिटेड इज नॉट, PK Limited is not required to disclose segment revenue from export sales to UK, since that segment does not meet the 10% or more of enterprise revenue threshold. However, other secondary segment information as per AS17 should be disclosed in respect of the segment if the threshold prescribed in the AS17 are met. अच्छा बोल रहा है कि जो यूके में जो बिक रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका जो है हमें बताने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो 10% वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। ये कैसे पता चला कि नहीं कर रहा है? क्योंकि वहां बोला है ना उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वो मान लिया है कि 10% क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है तो नहीं बेचेंगे। लेकिन बाकी सारे जो भी सेकेंडरी सेगमेंट है उनका हमें सिग्निफिकेंट जो भी उनका जो सेल है, क्योंकि उसमें तो बोला नहीं कि सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बोला है। एक मिनट, ये तो जो समरी है वो यही निकल के आया। पहला बात है कि अगर मेरा सेगमेंट जो है वो दो ही होता है, बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट। तो अगर मेरा बिजनेस प्राइमरी है तो हम प्राइमरी फॉर्मेट यूज करते हैं, और सेकेंडरी अगर मेरा जियोग्राफिकल सेगमेंट है तो मुझे हर एक सेगमेंट का रिपोर्टिंग करना पड़ता है, चाहे वो जियोग्राफिकली हो, चाहे वो सेगमेंट जियोग्राफिकली आइडेंटिफाइड हो या बिजनेस हिसाब से आइडेंटिफाइड हो, लेकिन क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए वो 10% वाला। ठीक है, अब यहाँ पर रेवेन्यू का डिटेल्स दिया तो रेवेन्यू से कंपेयर किया, फिर बोला कि यूके वाले सेल का जो है डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं, बाकी सबका जरूरत है, क्योंकि यूके वाला जो सेल है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोल रखा था। तो एक बार और देख लेते हैं ऐसा हमें क्वेश्चन में बोल रखा था कि नहीं। हाँ बोला था, ठीक है, बोला था। ये देखो यहाँ पर बोला था कि ये रहा, जियोग्राफिकली सेकेंडरी सेगमेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट सेल, यहाँ पर बोला है 25%। क्योंकि देखो, ये देखो क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल सेल का 70% तो इंडिया में होता है, तो ये तो देखो 70% तो मोर देन 10% है, 25% सेल इन यूएसए है, तो ये भी ग्रेटर देन 10% हो गया, तो 25 और 70 कितना हो गया, 95%। तो यूके का सेल कितना परसेंट हो गया, 5%। ठीक है, तो 5% तो लेस देन 10% हो गया, तो फिर यूके का रेवेन्यू क्योंकि लेस देन 10% है, तो फिर हम लोग को वो डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं, बाकी सारे एक्सपोर्ट सेल को हमें डिस्क्लोज करने का जरूरत है, करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब सेवेंथ वाले पॉइंट में चलते हैं, मतलब सेवेंथ वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोला है। बोल रहा है कि कंपनी ए इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट विच कंस्टिट्यूट्स टू डिस्टिंक्ट बिजनेस सेगमेंट। ठीक है, जिसका दो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी आर सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट ओनली, तो ये जो प्रोडक्ट बेचते हैं सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट मतलब इंडिया के अंदर बेचते हैं। द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द कंपनी इज ऑर्गेनाइज टू रिफ्लेक्ट ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन बाय टू ब्रॉड मार्केट सेगमेंट, रूरल एंड अर्बन। ठीक है, तो इनका जो MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है कंपनी का, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, इज ऑर्गेनाइज टू रिफ्लेक्ट ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन बाय टू ब्रॉड मार्केट सेगमेंट, रूरल और अर्बन। तो ये लोग रूरल और अर्बन ये भी दो बिजनेस मार्केट सेगमेंट बनाना चाहते हैं। तो बिसाइड्स द टू बिजनेस सेगमेंट हाउ शुड कंपनी आइडेंटिफाई जियोग्राफिकल सेगमेंट, तो बोल रहे हैं ये दो सेगमेंट के साथ साथ कंपनी, मतलब पहले से ही तो इनका दो बिजनेस सेगमेंट है, अब बोल रहा है कि कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करेगी बिजनेस सेगमेंट को। डू जियोग्राफिकल सेगमेंट एग्जिस्ट विद इन द सेम कंट्री, क्या एक ही कंट्री के अंदर जियोग्राफिकल सेगमेंट हो सकता है, एक्सप्लेन इन लाइन विद प्रोविजन ऑफ AS17। तो देखो ऑब्वियसली जियोग्राफिकल सेगमेंट एक कंट्री के अंदर हो सकता है, इंडिया फिर यूके यूएसए इस तरीके से होने से ही जो जियोग्राफिकल सेगमेंट होगा, ऐसा नहीं है। जियोग्राफिकल सेगमेंट का मतलब क्या पढ़ा था हम लोगों ने, तो जो फैक्टर्स है वो समझना पड़ेगा कि जियोग्राफिकल सेगमेंट हम लोग कौन से फैक्टर्स को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई ये जियोग्राफिकल सेगमेंट है। ये देखो, ये देखो,
उसका फैक्टर्स क्या है, बोल रहा है सिमिलरिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन में क्या है, तो देखो हमारे देश में तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन है ना, तो फिर अगर एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट में अलग अलग इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कंडीशन होगा तो ऑब्वियसली वो जियोग्राफिकल सेगमेंट होगा। सिमिलरिटीज और क्लोजनेस इन ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशन में। स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड विद ऑपरेशन इन पर्टिकुलर एरिया, हर एक एरिया का अलग अलग रिस्क होता है। करेंसी रिस्क होता है, ठीक है। तो करेंसी रिस्क ऑब्वियसली थोड़ा मतलब कंट्री चेंज होगा तो ही देखा जा सकता है, ठीक है। फिर भी ये इतने सारे फैक्टर्स है जो जियोग्राफिकल सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली जियोग्राफिकल सेगमेंट एक कंट्री के अंदर जरूर हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। अब देखो इसमें क्या आंसर दे रखा है। 7th नंबर में क्या बोला है, देखो बोल रहा है A17 explain that a single geographical segment does not include operations in economic environment with significantly different risk and returns. A geographical segment may be single country, a group of two or more countries or a region within a country। तो बोल रहे जियोग्राफिकल सेगमेंट क्या हो सकता है, बोल रहा है एक सिंगल कंट्री वो भी जियोग्राफिकल सेगमेंट हो सकता है, ग्रुप ऑफ कंट्री मतलब एक ही देश के अंदर जियोग्राफिकल सेगमेंट हो सकता है, अलग अलग देश लेके भी जियोग्राफिकल सेगमेंट हो सकता है, रीजियन एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग रीजियन से भी जियोग्राफिकल सेगमेंट हो सकता है। तो ए सिंगल जियोग्राफिकल सेगमेंट डज नॉट इंक्लूड ऑपरेशंस इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विद सिग्निफिकेंटली डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न। ये नहीं भी बोलोगे तो चलेगा। A17 के अकॉर्डिंग जियोग्राफिकल सेगमेंट क्या हो सकता है वो बोला है। फिर बोल रहा है अकॉर्डिंगली टू आइडेंटिफाई जियोग्राफिकल सेगमेंट हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो वो जो फैक्टर्स मैंने बोला वो बाकी देख लो। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कंपनी ए नीड्स टू इवैल्यूएट वेदर द सेगमेंट रिफ्लेक्टेड इन द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन इन एनवायरनमेंट्स दैट आर सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंटली डिफरिंग रिस्क एंड रिटर्न इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर विद इन द सेम कंट्री। बोल रहा है कि अगर डिफरेंट रिस्क और जो है रिटर्न जनरेट हो रहा है तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सेम कंट्री के अंदर है कि नहीं। तो बोल रहा है कि जियोग्राफिकल सेगमेंट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, बोल रहा है कि कंपनी को क्या करना है, कंपनी नीड्स टू इवैल्यूएट वेदर द सेगमेंट रिफ्लेक्टेड इन द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन इन इन्वायरमेंट्स दैट आर सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, मतलब क्या उसका रिस्क और रिटर्न को हम लोग सिग्निफिकेंटली अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सक रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो एक ही कंट्री के अंदर है, जैसे रूरल और अर्बन बोला था ना कि एक ही कंट्री के अंदर है, ठीक है, रूरल एरिया अर्बन, तो उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर वो दोनों चीजों को हम लोग अलग अलग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उसके रिस्क और रिटर्न के हिसाब से, तो फिर ऑब्वियसली वो हमारा जियोग्राफिकल सेगमेंट होगा। फिर क्या बोला है, द स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज दैट डिटरमाइनिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ ए बिजनेस और जियोग्राफिकल सेगमेंट इन्वॉल्व्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ जजमेंट। तो क्या जजमेंट था, वही जो फैक्टर्स या जजमेंट। अकॉर्डिंगली व्हाइल द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स segment information for rural and urban geographical segments for the purpose of internal reporting, judgment is required to determining whether these segments are subject to significantly differing risk and return based on the definition of geographical segment। तो बेसिकली सारे फैक्टर्स को वो जो भी आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स है क्या उसे वो जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। इन मेकिंग सच ए जजमेंट एस्पेक्ट लाइक डिफरेंट प्राइसिंग और अदर पॉलिसीज दैट इज क्रेडिट पॉलिसी, डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट रीजन में बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस आइडेंटिफाइंग अर्बन एंड रूरल एज सेपरेट जियोग्राफिकल सेगमेंट। तो यहाँ पर वही चीजों को बोला है कि देखो कि अर्बन और रूरल ये दोनों अलग अलग जियोग्राफिकल सेगमेंट है कि नहीं है, वो डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या क्या जजमेंट करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि बोल रहे हैं ना व्हाइल द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द कंपनी प्रोवाइड सेगमेंट इंफॉर्मेशन फॉर रूरल, जब सेगमेंट इंफॉर्मेशन दिया जाएगा रूरल और अर्बन जियोग्राफिकल सेगमेंट के लिए फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल रिपोर्टिंग, जजमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन। तो फिर ये जजमेंट करना पड़ेगा फाइंड आउट करने के लिए कि जो सेगमेंट सोचा गया है सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, मतलब दोनों का डिफरेंट रिस्क और रिटर्न ये सब है नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम लोग जो फैक्टर्स मैंने बोला है वो लिखोगे तो भी होगा। फिर बोल रहे कंपनी इन मेकिंग जजमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग जियोग्राफिकल सेगमेंट शुड आल्सो कंसीडर द रेलिवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपैरेटिबिलिटी ओवर टाइम ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन दैट विल बी रिपोर्टेड। तो बोल रहा है कंपनी को और क्या क्या कंसीडर करना चाहिए, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी ओवर टाइम ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन, सेगमेंट इंफॉर्मेशन जो भी आएगा उसके अंदर रेलिवेंस, ठीक है, रिलायबिलिटी
और कंपेयर कर पा रहे कि नहीं वो सब देखना पड़ेगा। द स्टैंडर्ड एक्सप्लेन दैट इन मेकिंग दैट जजमेंट एंटरप्राइज मैनेजमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द objective of reporting financial information by segment as set forth in the standard and the qualitative characteristics of the financial statement। तो बोल रहा है कि जब ये जज किया जाएगा, ठीक है, ये A17 हमें क्या बोल रहा है, जब हम लोग ये जज करेंगे कि भाई ये जियोग्राफिकल सेगमेंट बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो एंटरप्राइज मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उनको ये देखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय सेगमेंट एज सेट फोर्थ इन द स्टैंडर्ड एंड द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो और जो है हम लोग का मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है, और जो हम लोग का यहाँ पर बोला है इंफॉर्मेशंस, objective of reporting financial information by segment as set forth in the standard and the qualitative characteristics of the state financial statement। तो बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है, और जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन वगैरह देंगे, ठीक है, वो एट पर होना चाहिए। द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या इंक्लूड होगा, द रिलीवेंस रिलायबिलिटी एंड कंपेरेटिबिलिटी ओवर टाइम ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज रिपोर्टेड अबाउट द डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड about its operations in particular geographical area and the usefulness of that information for assessing the risk and return of the enterprises। तो इतना सारा चीज लिखने का जरूरत नहीं होगा, यहाँ तो काफी लंबा चौड़ा लिख दिया है, ठीक है। बात इतना है कि अगर कोई भी देखो, पहला बात है एक ही कंट्री के अंदर एक ही रीजियन के अंदर जियोग्राफिकल सेगमेंट बिल्कुल बन सकता है। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री मतलब कंट्री ही अलग अलग होगा तो ही जियोग्राफिकल सेगमेंट होगा, नहीं। अगर जियोग्राफिकल सेगमेंट आइडेंटिफाई हम लोग कर पा रहे हैं, जो फैक्टर्स मैंने लिखवा है उस फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, तो फिर ऑब्वियसली ये जियोग्राफिकल सेगमेंट बन सकता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन यही है कि अर्बन रूरल तो जियोग्राफिकल सेगमेंट होगा कि नहीं, अगर वो सारे फैक्टर्स को फुलफिल करता है तो जरूर वो जियोग्राफिकल सेगमेंट होगा। इसी चीज को लिखने से होगा। अब यहाँ पर वही चीज को घुमा फिरा के वही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह, मतलब उसका जो रिपोर्टिंग होगा वो सब उसका मतलब देखो ना, उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होता है, लाइक जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेटिबिलिटी, ठीक है, तो ये सब होना चाहिए। अगर सब हो रहा है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचा जा रहा है, ठीक है, अलग ऑपरेशन है, अलग जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली वो जियोग्राफिकल सेगमेंट होगा, ऐसा करके बोला है, ठीक है। तो इतना नहीं लिख के जस्ट वो फैक्टर्स वगैरह लिख के, और स्टार्टिंग A17 ने क्या बोला है, देन फैक्टर्स देन कंक्लूजन देने से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इतना लिखने का जरूरत नहीं होगा, मैंने जस्ट एक बार पढ़ के बता दिया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से हमारा जो भी क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया, और MCQ तो हम लोगों ने कर ही लिया था। अब कुछ इलास्ट्रेशन है दो तीन, वो कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले इलास्ट्रेशन 5, ये लास्ट से ही चलते हैं, ठीक है। इलास्ट्रेशन 5 में बोला है माइक्रोटेक लिमिटेड प्रोड्यूसेस batteries for scooter, car, truck and specialized batteries in inverter and UPS। How many segments should it have and why? तो इसका कितना सारा सेगमेंट है और क्यों है। तो देखो, बेच तो बैटरी रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट बैटरी है, लेकिन ये दो बिजनेस सेगमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्कूटर, कार और ट्रक में लगने वाला जो बैटरी और इन्वर्टर और यूपीएस में लगने वाला जो बैटरी वो अलग है। तो ये देखो यहाँ पर तो जियोग्राफिकल सेगमेंट का कोई बात नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जियोग्राफिकल सेगमेंट लोकेशन वाइज तो कुछ नहीं है ना। तो जियोग्राफिकल सेगमेंट कब होता है, जब इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन अलग होता है। नहीं, ये एक ही जगह पे ये प्रोडक्ट मतलब ये बिजनेस सेगमेंट का बात हो रहा है। अब ये सेगमेंट क्यों होगा, क्योंकि देखो प्रोडक्ट का नेचर अलग है, ठीक है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन प्रोसेस भी अलग हो सकता है कि भाई वो बैटरी बनाने का प्रोसेस, ये बैटरी बनाने का प्रोसेस, टाइप्स ऑफ कस्टमर भी अलग है, क्योंकि वो सब गाड़ी में लगाने के लिए खरीद के लेके जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है इन्वर्टर और जो है क्या बोला है यहाँ पर, इन्वर्टर और यूपीएस में लगाने के लिए खरीद के लेके जा रहे, वो कार, ट्रक, स्कूटर ये सब में लगाने के लिए खरीद के लेके जा रहे। मेथड्स यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट भी अलग हो सकता है। रेगुलेटरी
एनवायरनमेंट भी अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली हम लोग इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग बिजनेस सेगमेंट के तौर पे। अब देखते हैं क्या बोला है। तो बोल रहा है इन केस ऑफ माइक्रोटेक लिमिटेड द बेसिक प्रोडक्ट इज बैटरी, मेनली तो बैटरी बेचते हैं, बट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द बैटरीज फॉर ऑटोमोबाइल्स, मतलब ऑटोमोबाइल्स मतलब वो गाड़ी व्हीकल, स्कूटर, कार, ट्रक एंड द बैटरीज फॉर इन्वर्टर एंड यूपीएस आर अफेक्टेड बाय डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर्स। बोल रहा है अब ये दो चीज अलग अलग फैक्टर से इंपैक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो फैक्टर्स क्या है, क्योंकि देखो इसका रिस्क रिटर्न अलग है, तो ये लोग ये वाला वर्ड बहुत यूज कर रहे हैं, रिस्क रिटर्न अलग, तो ये चाहो तो ऐड ऑन कर सकते हो अपने लिखने में। इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरीज द रिस्क एंड रिटर्न आर अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी, तो इस केस में गवर्नमेंट पॉलिसी अलग होगा, रोड कंडीशन, क्वालिटी ऑफ ऑटोमोबाइल एटसेट्रा। तो बोल रहा है कि जब हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का बैटरी बेच रहे हैं तो उसका रिस्क रिटर्न अलग होगा, जैसे उस केस में उस बिजनेस में गवर्नमेंट का पॉलिसी कुछ अलग होगा कि भाई ये रूल्स फॉलो करना है, रोड कंडीशन, क्वालिटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ये सब के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब जो गाड़ी पे वो बैटरी लग रहा है वो गाड़ी कैसा है, ठीक है, और रोड का कंडीशन कैसे है, तो बैटरी का लॉन्जिविटी कैसे होगा, तो ये सब अलग रिस्क एंड रिस्क फैक्टर हो गया, रिटर्न फैक्टर हो गया, ठीक है। वेयर इन केस ऑफ बैटरीज फॉर इन्वर्टर और यूपीएस, तो उसके लिए ये सारे रिस्क फैक्टर नहीं होंगे, द रिस्क एंड रिटर्न आर अफेक्टेड बाय पावर कंडीशन। तो कहां पर कैसा पावर कंडीशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है लोगों का, तभी ना। देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों बात आ रहा है, क्योंकि ये जो इन्वर्टर लोग लगाएंगे तो देखो किसी के पास पैसा वैसा होगा तभी ना वो इन्वर्टर लगाएगा कि भाई मेरा इलेक्ट्रिसिटी ऑल टाइम रहना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी चला भी जाता है मेरे पास इन्वर्टर है, पूरा जो है रोशनी रहेगा मेरे घर पे, तो उस पे तो देखो वो जगह पे ये बैटरी बिक पाएगा ना जहां पर लोगों का अर्निंग अच्छा है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। पावर कट कैसा है, तो अगर कहीं पावर कट होता ही नहीं है, कोई कोई जगह पे ऐसा हो सकता है कि पावर कट होता नहीं, तो फिर वो क्यों इन्वर्टर खरीदे, वो क्यों कंप्यूटर में यूपीएस से यूज करे, ठीक है। यूपीएस यूज किया जाता है ना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो वो थोड़े देर जो है शट डाउन करने तक का समय दे देता है, इलेक्ट्रिसिटी कट भी हो जाता है तो भी हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑन रहेगा, ठीक है, तो उसके साथ। तो अब देखो इसका रिस्क रिवॉर्ड अलग है इसको बेचने का, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट माइक्रोटेक लिमिटेड हैज टू बिजनेस सेगमेंट, तो इसका दो बिजनेस सेगमेंट है, एक है ऑटोमोबाइल बैटरी, एक बैटरीज फॉर इन्वर्टर एंड यूपीएस, ठीक है। तो ये लोग ये रिस्क रिवॉर्ड वाला पॉइंट यूज करके लिख रहे हैं, तो इसको यूज किया जा सकता है। तो ये अच्छा लिखा हुआ है, उतना भी जैसे वो 7 वाला बहुत ज्यादा ये कर दिया है। अच्छा अब ये लास्ट में करेंगे क्योंकि इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इलास्ट्रेशन 4, क्योंकि इसमें काफी सारा चीज लिखना पड़ेगा, तब तक हम लोग इलास्ट्रेशन 3 देख लेते हैं। 3 वाला क्या बोला है, देखो 3 वाले में बोला है 3 और जो 9 है वो सेम है, मेसर्स एक्स वाई जेड हैज 3 सेगमेंट नेमली एक्स वाई जेड, द टोटल एसेट ऑफ द कंपनी 10 करोड़, सेगमेंट एक्स का 2 करोड़, वाई का 3 करोड़, जेड का 5 करोड़, डेफर्ड टैक्स एसेट, तो डेफर्ड टैक्स एसेट लेस हो जाना चाहिए, तो देखो कैसे हो जाएगा इलास्ट्रेशन 3। इलास्ट्रेशन 3, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड और एसेट है 235, डेफर्ड टैक्स एसेट क्योंकि ये इंक्लूड नहीं हो सकता है, तो 0.5, 0.4 और 0.3, 0.5, 0.4 और 0.3, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो गया 1.5, ये हो जाएगा 2.60 और ये हो जाएगा 4.70, ठीक है। तो ये हो गया एसेट विदाउट डेफर्ड टैक्स, ठीक है। तो ये आ गया, देख लेते एक बार सही किया ना मैंने, माइनस माइनस 1.5, 2.6 और 4.7, ठीक है, और टोटल निकाल लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा ये तीनों का, 4, 5, 6 और एक 7, 7 और ये हो गया 8, 8.80, ठीक है, 8.80, तो अब हम लोग को करने क्या बोला था, रिपोर्टेबल सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो एसेट के ऊपर है तो 10% ऑफ टोटल निकाल लेते हैं, 8.80, 10% ऑफ 8.80 कितना होगा, 0.88।
0.88। अब कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा रिपोर्टेबल होगा। तो एक्स का है 1.50, 2.60 और 0.30। ग्रेटर इक्वल 0.88, 0.88, 0.88। बोलो कौन सा रिपोर्टेबल होगा। रिपोर्टेबल नॉट रिपोर्टेबल। RR NR देख लेते, वही लिखा होगा। दस ऑल द थ्री सेगमेंट होल्ड मोर देन 10% ऑफ टोटल एसेट। बोल रहे हैं सारे रिपोर्टेबल है। तो আমি কি ভুল করলাম? 0.5, 0.4, 0.3। লাস্ট ভ্যালু 4.7। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি আবার 0.3 লিখে বসে আছি। 4.7, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिपोर्टेबल। तो वही बोलना पड़ेगा कि सारे सेगमेंट्स जो है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। हो गया। अच्छा, इलास्ट्रेशन 2। तो इसमें बोला है द कंपनी ए कंपनी हैज एन इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ चार्जिंग एट कॉस्ट लेस 10%। तो बोल रहा है कि इंटर सेगमेंट ट्रांसफर है जिसमें कैसे ट्रांसफर किया गया। बोल रहा है कि कॉस्ट से भी कम में ट्रांसफर हुआ है। एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को जब ट्रांसफर किया है तो कॉस्ट से भी कम में। तो कॉस्ट 100 है तो 10% कम यानी 90 में ट्रांसफर किया है। द मार्केट प्राइस आर जनरली 25% अबव कॉस्ट। अगर वही चीज मार्केट में बेचेगा तो 125 में बेचेगा, लेकिन अपने सेगमेंट को जब दिया है तो 10% कम में दिया। इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंपनी करेक्ट? क्या ये सही है कि गलत है? तो देखो, इन सेगमेंट का बात ये होता है, सेगमेंट टू सेगमेंट ट्रांसफर का, क्योंकि वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। हाँ, सेगमेंट जरूर बना हुआ है बट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। तो वो कंपनी डिसाइड करती है कि कितने कम में देगा, या प्रॉफिट लगा के देगा, या सिर्फ कॉस्ट में देगा। तो इसमें गलत सही का कुछ नहीं है। कंपनी जो डिसाइड करेगी, ऑर्गेनाइजेशन जो डिसाइड करेगा वही होगा। ठीक है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा कि कम में देना है तो कम में जाएगा, अगर ज्यादा में, जैसे देखो ना कि जैसे मान लो कि रिलायंस का इतना सारा सेगमेंट, अगर रिलायंस के मतलब जो मेन मैनेजमेंट से अगर ये इंफॉर्मेशन आता है कि भाई आप इस सेगमेंट को ट्रांसफर कर देना, आपने 100 में भले ही बनाया हो, आप उसको 90 में ट्रांसफर करना, तो करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें सही गलत का बात कुछ नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि A17 segment reporting requires that inter-segment transfer should be measured on the basis that the enterprise actually used to price these transfers। ठीक है। तो बोल रहा है कि A17 reporting requires, क्या रिक्वायरमेंट है कि बोल रहा है इंटर सेगमेंट ट्रांसफर शुड बी मेजर्ड ऑन द बेसिस दैट द एंटरप्राइज एक्चुअली यूज टू प्राइस दिस ट्रांसफर। मतलब नॉर्मली देखो, जो भी प्राइस चूज हो रहा है ना, तो वो प्राइस क्या होगा, यूज टू प्राइस होना चाहिए दिस ट्रांसफर। मतलब नॉर्मली इस तरीके के प्राइस में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। जैसे अगर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग इस सेगमेंट को ट्रांसफर कॉस्ट से लेस में करेंगे, तो वही होते रहना चाहिए। द बेसिस ऑफ प्राइसिंग इंटर सेगमेंट ट्रांसफर एंड एनी चेंज देयर इन शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कैसे इंटर सेगमेंट ट्रांसफर का प्राइसिंग डिसाइड हुआ है, और अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वो चीज मैंने डिस्क्लोजर में लिखवाया है। हेंस द एंटरप्राइज कैन हैव इट्स ओन पॉलिसी फॉर प्राइसिंग इंटर सेगमेंट ट्रांसफर। तो जैसे मैंने बोला कि एंटरप्राइज का अपना पॉलिसी होगा, वो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंटर सेगमेंट ट्रांसफर करेगा। एंड हेंस इंटर सेगमेंट ट्रांसफर मे बी बेस्ड ऑन कॉस्ट, बिलो कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो कुछ भी हो सकता है, ज्यादा में बेच सकता है, कॉस्ट में बेच सकता है, कम में बेच सकता है। हाउएवर whichever policy is followed the same should be disclosed and applied consistently। बट बात वही है कि आप जो भी फॉलो करो कंसिस्टेंटली करो। मतलब ऐसा नहीं कि आज ऐसे कर दिया कॉस्ट में, कल बिलो कॉस्ट, परसों मार्केट प्राइस, ऐसे नहीं चलेगा। जो कर रहे हो कंसिस्टेंटली होना चाहिए, और उसका एक ठोस वजह होना चाहिए कि हम लोग इस वजह से ये कर रहे हैं, जो कि डिस्क्लोज होना चाहिए। और अगर चेंज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। देयरफॉर इन द गिवन केस इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंपनी इज करेक्ट इफ फॉलोड कंसिस्टेंटली। ये बात है कि कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए। मतलब मन गड़न नहीं होना चाहिए। आज मन हुआ चलो कॉस्ट पे करके देख लेते, कल मन हुआ मार्केट प्राइस पे, नहीं। एक बेसिस होना चाहिए कि क्यों हम लोग सस्ते में दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो ठीक है, वो डिस्क्लोज होना चाहिए। और कल अगर सस्ते में नहीं देके कॉस्ट या मार्केट प्राइस में देंगे तो क्यों देंगे, वो भी डिस्क्लोज होना चाहिए। तो ये आंसर होना चाहिए हमारा। अच्छा, अब इसके बाद इलास्ट्रेशन 1। इलास्ट्रेशन 1 में क्या बोला है। The chief accountant of the opinion that segment M and N alone should be reportable. Is it justified or not? ठीक है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो ये सेम
टाइप ऑफ अभी हम लोगों ने किया था, चलो कर लेते ये वाला। ये क्या सेम दे दिया है? नहीं, चलो कर लेते। इलास्ट्रेशन 1। 10% ऑफ 200 एसेट वाला, 10% ऑफ 200 यानी कि 20 हो जाएगा। फाइंड आउट करना है MNOPQR। MNOPQR ऐसे करके लिख दिया मैंने, ठीक है। 40 80 30 20 20 10। ग्रेटर देन इक्वल 20 जो भी होगा वही रिपोर्टेबल होगा। तो एम रिपोर्टेबल मैंने इस तरीके से लिख दिया ताकि जल्दी हो जाए। रिपोर्टेबल 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 नॉट रिपोर्टेबल। तो एसेट के हिसाब से देखा जाए तो आर के अलावा सभी रिपोर्टेबल है। चलो एक बार देख ही लेते हैं यहीं पर डायरेक्टली। तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एसेट क्राइटेरिया ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट आर रिपोर्टेबल सेगमेंट, बाकी जैसा वहां लिखा था सेम वही सब थ्योरी वगैरह लिखा हुआ है, तो उसी तरीके से लिखना भी पड़ेगा। अच्छा, रिजल्ट वाला। लो, पेज ही ओपन नहीं तो हो गया। प्रॉफिट वाला देखते हैं रिजल्ट। 50 10 10 30। 100 टोटल लॉस। 190 10। 200 हायर। 200 200 इंटू 10% 20। तो MNOPQR 50 190 10 10। 50 190 10 10 10 30। 10 और 30। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 जो होगा वही रिपोर्टेबल होगा। रिपोर्टेबल रिपोर्टेबल नॉट रिपोर्टेबल नॉट रिपोर्टेबल नॉट रिपोर्टेबल रिपोर्टेबल, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट वाले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग MNR रिपोर्टेबल है। प्रॉफिट वाले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये रहा रिजल्ट क्राइटेरिया। MNR रिपोर्टेबल है, बाकी सब रिपोर्टेबल नहीं है, ठीक है। और लास्ट ये सेगमेंट रेवेन्यू 10% ऑफ रेवेन्यू है हम लोग का 1200। 10% ऑफ 1200 यानी कि 120 ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए MNOPQ और R। देख लेते हैं वैल्यूज क्या क्या है। 300 620 80 60 80 60 80 60। लास्ट का चार इस तरीके से 80 60 80 60 60 300 620 300 और 620, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 120। रिपोर्टेबल रिपोर्टेबल नॉट रिपोर्टेबल नॉट रिपोर्टेबल नॉट रिपोर्टेबल नॉट रिपोर्टेबल। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग MN के अलावा बाकी कोई रिपोर्टेबल नहीं है। रेवेन्यू वाले क्राइटेरिया, रेवेन्यू वाले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग MN को छोड़ के ये रहा, कोई रिपोर्टेबल नहीं है। तो अगर देखा जाए हर एक सेगमेंट किसी ना किसी तरीके से रिपोर्टेबल हो ही रखा है। ये देखो रिपोर्टेबल। अच्छा, OPQ इसमें भी नॉट रिपोर्टेबल था। अच्छा, R एक बार रिपोर्टेबल हुआ है, तो M भी रिपोर्टेबल N भी रिपोर्टेबल R। OPQ का देख लेते पीछे रिपोर्टेबल था कि नहीं। OPQ
OPQ रिपोर्टेबल था, तो सभी जो सेगमेंट है वो किसी ना किसी तरीके से रिपोर्टेबल है। देख लेते हैं लास्ट कंक्लूजन, बाकी तो जैसा लिखा हुआ है। Since all the segment are covered in at least one of the above criteria, all segment have to be reported in accordance with A17। ठीक है, तो सभी जो है किसी ना किसी तरीके से रिपोर्टेबल है। ठीक है, अच्छा अब एक ही क्वेश्चन बचा है, वो कर लेते हैं, ये वाला। ये वाला, ठीक है। Illustration 4. Prepare a segment report for publication in Diversifiers Limited from the following details of the company, 3 divisions and head office। तो हम लोग को एक जो है फॉर्मेट पूरा बना के देना है, ठीक है, सेगमेंट रिपोर्ट का। चलो बनाते हैं। सेगमेंट रिपोर्ट, तो देखते हैं क्या क्या सेगमेंट। रिपोर्ट का मतलब वही प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है। तो देखो फॉर एक मिनट ये देख लेते हैं। हाँ, फॉर्जिंग शॉप डिवीजन, ब्राइट बार डिवीजन और फिटिंग डिवीजन, ये 3 डिवीजन है। इसके ऊपर डिटेल्स है और हमें बना के देना है इसका रिपोर्ट, ठीक है। तो क्या क्या है इनका, सेल्स है, ये देखो सेल्स टू ब्राइट बार, मतलब सेगमेंट सेल हो गया क्योंकि ब्राइट बार इनका सेगमेंट है। डोमेस्टिक सेल है और एक्सपोर्ट सेल है, ठीक है। इस तरीके से सभी का सेल दिया, और इस तरीके से यहाँ पर फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, ये सब दिया है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वगैरह दिया हुआ है। बस इतना दिया हुआ है, हमें डिटेल्स बताना है। चलो पहले 3 सेगमेंट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिविजन्स, ब्राइट बार, फिटिंग, इंटरनल, इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन। कॉन्सोलिडेटेड, कॉन्सोलिडेटेड मतलब इंडिविजुअल भी दिखाना है, मेन बात ये है कि, और दोनों मिला के भी हमें दिखाना है। डिवीजन जो है ये थोड़ा बीचों बीच होने से बेटर हो। अच्छा, सबसे पहले आ जाएगा सेगमेंट का रिजल्ट, मतलब जो सेगमेंट रेवेन्यू, ठीक है। सबसे पहले आएगा सेगमेंट रेवेन्यू मतलब सेल, सेगमेंट रेवेन्यू। तो कितने तरीके का रेवेन्यू है, डोमेस्टिक है, एक्सपोर्ट है। तो सबसे पहले डोमेस्टिक लिख लेते हैं। डोमेस्टिक, ठीक है। तो जो दिख रहा है पहले वही लिख रहे हैं, डोमेस्टिक इसका 90 है। उसके बाद नीचे लिख लेते हैं एक्सपोर्ट। तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मिला के हो जाएगा इंटरनल, ठीक है, क्योंकि बाहर का हो गया ना ये सेल। तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल 6135, 6135 ये दोनों मिला के हो जाएगा हम लोग का एक्सटर्नल। इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा एक्सटर्नल सेल्स का, ये हो जाएगा हम लोग का। फिर हो जाएगा नेक्स्ट इंटरनल, इंटरनल सेल्स, ठीक है। इंटरनल सेल्स में देखते हैं कितना है, 4575, 4575।
5, ठीक है। अच्छा, ये इतना लिख दिया। अब इधर आते हैं, यहाँ पर सेल्स टू फिटिंग डिवीजन मतलब सेगमेंट सेल 45। तो डोमेस्टिक तो कुछ नहीं दिख रहा है, ये इधर आ जाएगा 45। अच्छा, एक्सपोर्ट टू रवांडा 300, एक्सपोर्ट इनका है 300। अच्छा, ये भी लिख लिया। फिटिंग का एक्सपोर्ट है मालदीव 270। बस और कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 270, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। अच्छा, इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन वाला कॉलम रहने दो, वो एलिमिनेशन समझा देंगे, यहाँ नहीं आएगा, जहां आएगा हम बता देते हैं। टोटल हो जाएगा 90, और जब आएगा तो उसका कंसेप्ट भी बता देते हैं। और ये तीनों का टोटल करने से 6135, 300 और 270, मतलब तीन 570, 570 ऐड करने से 6135 के साथ तो कंसोलिडेटेड मतलब पूरे एंटरप्राइज का एक्सपोर्ट सेल निकल के आएगा थ्रू दिस 3 डिवीजन, तो कितना होगा? 6705। 6705, 6705 प्लस 90, 6795। और ये कितना हो जाएगा? इंटर सेगमेंट, हाँ अब यहां पर एलिमिनेशन होगा, समझाते हैं ये वाला। इंटर सेगमेंट सेल जो है वो कंसोलिडेशन में कभी नहीं आता है, मतलब दो, जब इंटर सेगमेंट सेल हो रहा है तो वो हमें कंसोलिडेटेड यानी फाइनल जो अकाउंट बनेगा वहां दिखाने का जरूरत नहीं होता, ये एलिमिनेट हो जाता है। तो एलिमिनेशन सेगमेंट में लिखना पड़ेगा। पहले अमाउंट लिख लेते कितना आ रहा है, फिर समझाते हैं। 4620। 4620, ये यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ आया है। अगर कॉन्सोलिडेटेड में आता तो एलिमिनेशन वाले में नहीं आता। कॉन्सोलिडेटेड मतलब फाइनली जो इंटरप्राइज का फाइनल जो भी बनेगा, कॉन्सोलिडेटेड किए हो शायद होल्डिंग सब्सिडियरी, तो कॉन्सोलिडेटेड में आएगा और इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एलिमिनेशन क्यों हो जाता है, क्योंकि जब इंटर सेगमेंट सेल होता है, जैसे मान लो दो सेगमेंट है ए और बी, ठीक है। तो ए मान लो बी को 100 रुपए का सेल कर रहा है, ठीक है, तो बी 100 रुपए का परचेस कर रहा है, तो बी क्या लिखेगा, टू परचेस बोल के, परचेस फ्रॉम ए बोल के बी अपने कॉलम में लिखेगा 100 रुपए, और ए लिखेगा उसे बाई सेल्स बोल के अपने कॉलम में 100 रुपए, सेल टू बी बोल के, ठीक है। तो अगर यहाँ कोई टोटल कॉलम यूज हो रहा है तो बोला जाता है कि ये सेम जो ट्रांसफर है ये लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों साइड टोटल में 100 आके वो इम्पैक्ट ओवरऑल कुछ नहीं देने वाला, मतलब इधर भी टोटल में 100 आएगा, इधर भी टोटल में 100 आएगा, इम्पैक्ट कुछ नहीं आएगा। तो इंटर जो भी इंटर सेगमेंट ट्रांसफर होता है उसको कॉन्सोलिडेट मतलब टोटल कॉलम, कॉन्सोलिडेट मतलब तो टोटल, टोटल में लिखने का जरूरत नहीं होता है। इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाता है कि भाई एक मेरे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इधर से उधर ट्रांसफर हुआ है, तो एक ही बात है। 100 का चीज कौन सा बाहर वाले को बेचा है, हम लोगों ने बेचा तो नहीं है। तो इंटर सेगमेंट जब सेल होता है तो वो हमें जो है टोटल में लिखने का जरूरत नहीं है, वो हम लोग का यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट्स वाई वो हमारे ये कैंसिलेशन वाले कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। जो कॉन्सोलिडेटेड में नहीं आएगा वो कैंसिलेशन वाले कॉलम में चला जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, अब इसको हम लोग टोटल कर देते हैं, टोटल रेवेन्यू तो निकालो कितना आएगा टोटल रेवेन्यू। 10,800, और ये कितना आ जाएगा 345, ये कितना आ जाएगा 270, ये आ गया 4620, और ये आ गया 6795। अच्छा, फिर इसके बाद सेगमेंट रिजल्ट, ये गिवन है हमें, ये देखो, ये दिखाते, प्री टैक्स ऑपरेटिंग रिजल्ट 240, 30 और 12। तो टोटल कितना हो जाएगा, 270 से 12 माइनस होने से 200,
258. 258, ठीक है। ये आ गया हम लोग का सेगमेंट रिजल्ट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? हेड ऑफिस कॉस्ट रीएलोकेटेड, तो यहाँ पर लिखते हैं हेड ऑफिस एक्सपेंस। हेड ऑफिस एक्सपेंस, तो हेड ऑफिस एक्सपेंस टोटल है 72 36 36, ऐड करने से कितना आ जाएगा? 36 36 72, 72 का डबल 144, क्योंकि ये हेड ऑफिस का खर्चा है तो ये हम लोग डिवीजन वाइज, सॉरी सेगमेंट वाइज नहीं लिखने वाले, क्योंकि याद करो जब मैंने लिखवाया था कि हेड ऑफिस रिलेटेड कोई भी खर्चा ये रीएलोकेट किया गया है, मतलब पहले ही एलोकेटेड नहीं था, रीएलोकेट करके ये निकाला गया है, लेकिन हेड ऑफिस का कोई भी खर्चा हमारे सेगमेंट रिपोर्टिंग का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। जब सेगमेंट रिपोर्टिंग किया जाएगा तो हेड ऑफिस का खर्चा उसमें नहीं आएगा, ये लिखवाया हुआ है क्या क्या एक्सक्लूड होगा, ये देखो दिखा देते हैं इसके आगे। सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या नहीं आएगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये सेगमेंट एक्सपेंसेस में ये सब नहीं आएगा, और सेगमेंट एसेट में कहाँ गया? ये रहा, एसेट यूज फॉर जनरल पर्पस ऑफ हेड ऑफिस, ये नहीं आता है। सेगमेंट एक्सपेंसेस में क्या नहीं आएगा? एक्सपेंस शायद ऊपर है, हाँ ये देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनकम टैक्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और हेड ऑफिस रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो वो चीज यहाँ लिखा हुआ है वो उसमें भी एप्लीकेबल होगा कि एसेट यूज फॉर जनरल पर्पस ऑफ हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस का अगर कोई खर्चा है जो रीएलोकेट किया गया है वो हम लोग का यहाँ पर नहीं आएगा, सेगमेंट रिपोर्टिंग में नहीं आएगा, वो टोटल वाले कॉलम में जरूर आएगा, ठीक है, बट यहाँ पर नहीं आएगा हेड ऑफिस एक्सपेंसेस रीएलोकेटेड वाला। फिर उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है? ये रहा, जो रिजल्ट ऑलरेडी बोला हुआ था, 240, 30 और 12, 12 और 144। अच्छा, ये वाला एडजस्ट होगा, बाकी तो कुछ एडजस्ट नहीं हुआ, बट ये वाला एडजस्ट होगा, ये 240, ये 30, ये 12, और ये हो जाएगा 4 1 और 1, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बिजनेस का प्रॉफिट, मतलब जिसको ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह बोल सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट का कॉस्ट आ जाएगा 682, तो यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट। वो भी देखोगे कि इंटरेस्ट का खर्चा हमारे सेगमेंट का पार्ट नहीं होता है, तो ये सब टोटल होके टोटल वाले कॉलम में चले जाना चाहिए, तो फिर कितना हो जाएगा? 682 मतलब 16, ठीक है। अब देखो, अगर सोच रहे हो ना कि यहाँ पर ये रिजल्ट कैसे निकल गया, तो देखो मुझे सिर्फ रेवेन्यू दिया हुआ है, मुझे कहाँ कॉस्ट दिया हुआ है कि हम रेवेन्यू से कॉस्ट माइनस करके रिजल्ट निकाले, तो ये मेरा गिवन है, ऐसे लिख दो, ठीक है। मतलब रेवेन्यू से कॉस्ट माइनस करके ये आना चाहिए। अब वो कैसे आया है हमें तो दिया नहीं है, तो जो दिया है हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में वही लिख दिया कि भाई इतना सेल है, इतना प्रॉफिट है, ठीक है। हेड ऑफिस का एक्सपेंसेस जो है वो टोटल कॉलम में जाएगा। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? तो जो जीपी है उससे खर्चा लेस करने से आ जाएगा, तो उसमें सारी चीज हमारे कुछ भी माइनस हुए नहीं है, ओनली 144 टोटल इधर माइनस हुआ है। इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब पीएल का आइटम लिख रहे हैं, तो इंटरेस्ट कॉस्ट सेगमेंट रिपोर्टिंग में नहीं आता है, इसीलिए इसका टोटल करके वहां लिख दिया, ठीक है। अब निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब ये पीएल वाला आइटम हो गया, और तो कुछ है नहीं। इसके बाद फिक्स्ड एसेट वगैरह बैलेंस शीट का आइटम दिया है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स
240, 30, नेगेटिव में 12, और ये माइनस कर देते हैं, 98 हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट लेस होने के बाद ये हो गया 98। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे सेगमेंट का एसेट। एसेट में है फिक्स्ड एसेट 75,360, हम एफ ए लिख देते हैं। क्या क्या था, 75,360 और 180, तो 75 हेड ऑफिस का था, तो वो तो नहीं लिखेंगे, 360 और 180 लिख सकते। कॉन्सोलिडेट करके लिख देंगे, टोटल जितना आएगा 300, 100, 400, 400, और इधर हो गया 460 और 40 अगर करते हैं तो 500 हो जाएगा, 540। ठीक है, ये हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट के बाद है नेट करेंट एसेट 180, 60, 135, कितना होगा देखो। नेट करेंट एसेट 180, 60, 135, टोटल करने से 100, 100, 200, 200, और इधर हो गया 60 और 30, 295 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 5 तो आएगा, ये तो थ्री पता ही चल रहा। 375, ठीक है, 375। अच्छा, अब हम लोग टोटल एसेट निकाल लेते हैं। सेगमेंट का टोटल एसेट 480, 120, 315, तो टोटल कितना आ जाएगा 915। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या बोला है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ये बोल रखा है। अच्छा, उसके पहले एक चीज और करना है, इसको क्लोज करके ये नीचे लिखना है अनएलोकेटेड एसेट ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के एसेट को क्या करना पड़ेगा, तो अनएलोकेटेड एसेट ऑफ हेड ऑफिस जो है, हेड ऑफिस का एसेट कितना कितना है 75 और 72, मतलब फिक्स्ड और करेंट। तो 75 प्लस 72 कितना होगा, 70, 70, 140, 147 होगा। उसको हम लोग ये टोटल वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, जो अभी तक एलोकेट नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने ये एसेट जो लिखा है वो सेगमेंट वाइज लिखा है, सेगमेंट का टोटल लिखा है, और जो हेड ऑफिस का एसेट है वो मतलब कंबाइंड वाले, मतलब कॉन्सोलिडेटेड में लिख सकते हैं, बट इंडिविजुअली दिखा नहीं सकते। तो मैंने टोटल करके ये दिखा दिया, तो टोटल करके कितना आ रहा है इधर 195, 915 और 147, 1062। ठीक है, 1062 ये आ गया। अच्छा, बस ये इस तरीके से करना पड़ेगा। उसके बाद लिखेंगे सेगमेंट लाइबिलिटी। सेगमेंट का लाइबिलिटी, तो सेगमेंट का लाइबिलिटी कितना है, फिर अनएलोकेटेड लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा। सेगमेंट का लाइबिलिटी है 57, ये तो हेड ऑफिस का है, 30, 15, 180, टोटल करना पड़ेगा फिर 30, 15, 180, तो टोटल कितना हो जाएगा 225। 225। ठीक है, और ये क्लोज करके टोटल आ जाएगा, टोटल लाइबिलिटी। अच्छा, ये भी यहाँ क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ये इधर क्लोज, ये इधर क्लोज, तो टोटल लाइबिलिटी वही 30 रहा, 15 रहा, 180 रहा, 225 रहा। ठीक है, ये हो गया सेगमेंट का। अब अनएलोकेटेड लाइबिलिटी ऑफ हेड ऑफिस, अनएलोकेटेड लाइबिलिटी ऑफ हेड ऑफिस, अनएलोकेटेड लाइबिलिटी ऑफ हेड ऑफिस कितना हो जाएगा 57। वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर 282। तो ये हो गया मेरा टोटल लाइबिलिटी 282। इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं, ये
ऐसे क्लोज हो जाएगा। 282 हो गया। अच्छा, बस ये कंप्लीट, क्योंकि इसमें तो और कुछ दिखाने वाला बचा नहीं है। अब हाँ, हम लोग एक चीज कर सकते हैं, हमारा जो जियोग्राफिकल सेगमेंट भी हम लोग एक बना सकते हैं, क्योंकि हमारा ये देखो ना, मालदीव, रवांडा, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में सेल होता है, तो वो हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सेल्स रेवेन्यू बाय जियोग्राफिकल मार्केट या सेगमेंट, पर्टिकुलर्स होम एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। तो ये एक्सपोर्ट मैंने तीन जो है सेगमेंट उसके लिए लिखा है। एक है हम लोग का ब्राइट बार और फिटिंग और कॉन्सोलिडेटेड। एक्सटर्नल सेल, तो एक्सपोर्ट देखो 6135, 300 और 270। 6135, 300 और 270। लोकेशन ये हो जाएगा रवांडा, ये हो गया मालदीव, और ये 6135 जो है वो है हम लोग का एक्सपोर्ट सेल बोला है, बट जगह का नाम नहीं बोला है। तो कंट्री नेम यहाँ पर होगा अगर कुछ मिला तो, ठीक है, जो कि है नहीं। और देखो, हमें जियोग्राफिकली ढूंढना है, तो हम लोग मतलब देश के बाहर बेचते हैं और देश में बेचते हैं, तो वो भी अलग जियोग्राफिकल एरिया हो गया ना। तो होम का सेल सिर्फ एक ही जन का है, 90। तो जियोग्राफिकली टोटल सेल कितना हो जाएगा? जियोग्राफिकली टोटल सेल हो जाएगा 6135, ये हो गया, ये 270 है, ठीक है। तो 270 और 300, 570, 570 और 6135 कितना हो जाएगा? 570 और 6135, 6705, 6705 और 90, 6795। 6795, ठीक है। तो जियोग्राफिकली हम लोग ये अलग अलग कंट्री लिख दिया जहाँ जहाँ बिका है, जिसमें से ये कंट्री का नाम नहीं पता है। और क्योंकि जियोग्राफिकल एरिया है, तो विद इन कंट्री मतलब विद इन डोमेस्टिक सेल, आउट एक्सपोर्ट सेल सारा ही आ जाएगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक में सिर्फ 90 आया, एक ही का था। तो यहाँ पर देख लो, ये इस तरीके से किया है। ये देखो, दिखा देते हैं। देखो, सेगमेंट रेवेन्यू सेल्स, ठीक है, उसमें डोमेस्टिक सेल्स, ठीक है, एक्सपोर्ट सेल्स, फिर इसमें हो गया एक्सटर्नल, फिर इंटर सेगमेंट सेल, ठीक है। यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट गिवन था, लिख लिया, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चला जाएगा उधर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 114, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 16, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 98 हो गया। तो हम लोगों ने भी इसी तरीके से किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इंडिविजुअली सबका निकाला है, बट इन्होंने क्या किया है, एक ही जगह पे निकाला है। एक ही जगह पे निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि टैक्स भी तो सिर्फ जो है हेड ऑफिस ही देगा, तो ठीक है। तो जैसे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, इसका भी चाहो तो एक ही जगह पे लिख सकते हो, बाकी ये लिखने से वैसे कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर एसेट लाइबिलिटीज को लिखा है यहाँ पर, फिर ये टोटल अनएलोकेटेड एसेट और अनएलोकेटेड लाइबिलिटी को सेम तरीके से दिखाया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर जो है जियोग्राफिकल मार्केट जो है वो दिखाया हुआ है।
ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, ये A17 हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कौन सा टॉपिक करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।